रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से चलाए जा रहे इस जन चेतना कार्यक्रम में मैं मयंक सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली की ओर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस मंच के माध्यम से परमानेंट लोक अदालत अर्थात स्थायी लोक अदालत एवं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अर्थात जन उपयोगी सेवा की कानूनी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे वृहद एवं व्यस्ततम न्याय व्यवस्था है। जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार से समस्त न्यायालयों में भी प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमारी न्याय प्रणाली को प्रकरणों का अत्यधिक भार वहन करना पड़ रहा है। इस वजह से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 ख के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत की स्थापना संबंधी प्रावधान रखे गए हैं, ताकि जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रमुख मामलों का त्वरित एवं सुगमता से निराकरण किया जा सके और न्यायालयों के ऊपर बढ़ रहे प्रकरणों के भार को भी कम किया जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाए जाने से पूर्व आइए यह जान लेते हैं कि जन उपयोगी सेवाओं में कौन सी सेवाएं सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सम्मिलित है, जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट सम्मिलित है। कम्युनिकेशन सर्विसेज के तहत टेलीग्राफ सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज संबंधित है। सप्लाई सर्विसेज के अंतर्गत पावर, लाइट और वाटर सर्विसेज सम्मिलित हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल सर्विसेज, डिस्पेंसरी सर्विसेज, सैनिटरी सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज भी इसमें सम्मिलित हैं। और फ्यूल सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सर्विसेज, ये सभी जन उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आइए यह जान लेते हैं कि स्थायी लोक अदालत किन व्यक्तियों से मिलकर बनता है। स्थायी लोक अदालत की पीठ में जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश जो कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति जिनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव है, पीठ के सदस्य के रूप में नामित किए जाते हैं। आइए अब हम यह जान लेते हैं कि स्थायी लोक अदालत के समक्ष किस प्रकार से आवेदन पेश किया जा सकता है। स्थायी लोक अदालत में बिना किसी न्याय शुल्क के आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वेबसाइट से भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय एवं जन उपयोगी सेवाओं के कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में स्थायी लोक अदालत को 1 करोड़ रुपए तक के जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के अधिनिर्णय पारित करने की अधिकारिता है। 20 मार्च 2015 के पूर्व प्रत्येक स्थायी लोक अदालत की श्रवण क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपए की थी, परंतु इसे 2015 के पश्चात 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्थायी लोक अदालत पक्षकारों को भारी कोर्ट फीस से एवं समय लगने वाले कानूनी प्रक्रिया से परे जाकर सुगमता एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से न्याय प्राप्त करने का अवसर एवं अधिकार प्रदान करती है। स्थायी लोक अदालत पीड़ित पक्षकार से संबंधित आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के उपरांत रजिस्टर डाक के माध्यम से विरोधी पक्षकार को उक्त आवेदन व दस्तावेज प्रेषित करेगी। तदनुपरांत अपोजिट पार्टी उसका उत्तर देंगे। उसके पश्चात स्थायी लोक अदालत के द्वारा सुलह की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और उभय पक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके पश्चात आवेदन के दोनों पक्षकार का यह दायित्व होगा कि वह स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करें। यदि दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता सफल हो जाता है, तब एक समझौतानामा तैयार किया जाएगा और उस समझौतानामा में दोनों पक्षकारों के द्वारा साइन किया जाएगा। उसके पश्चात स्थायी लोक अदालत के द्वारा समझौतानामा के आधार पर अधिनिर्णय पारित किया जाएगा और अधिनिर्णय की एक प्रति दोनों ही पक्षकार को प्रदान की जाएगी। परंतु उभय पक्ष को
कई अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी यदि सुलह संभव नहीं हो पाती है तो स्थायी लोक अदालत के द्वारा गुण दोष के आधार पर अधिनिर्णय पारित किया जा सकता है। ऐसा अधिनिर्णय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22E के तहत सिविल कोर्ट की डिक्री समझी जाएगी और यह अंतिम होगी। इसे किसी भी निष्पादन कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जाएगी। उसके पश्चात स्थानीय अधिकारिता वाला न्यायालय उसका प्रवर्तन इस प्रकार कराता है मानो वह स्वयं की ही डिक्री हो। वर्तमान में स्थायी लोक अदालत छत्तीसगढ़ के समस्त 5 संभाग में स्थापित है, अर्थात बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर एवं अंबिकापुर में स्थायी लोक अदालत सुचारू रूप से कार्यरत है। स्थायी लोक अदालत एवं लोक उपयोगी सेवा पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत आइए हम कुछ न्यायिक दृष्टांत का अवलंबन लेते हैं, जिससे यह पता चल सके कि सेवा में कमी किस प्रकार होती है। महत्वपूर्ण वाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केदारनाथ जोन्स के वाद में परिवादी, जो कि एक अधिवक्ता होता है, उसे अपने पुत्र के इलाज के लिए गुवाहाटी एक्सप्रेस से कटक से बेंगलोर जाना होता है। गुवाहाटी एक्सप्रेस की टाइमिंग सुबह 10:30 बजे की होती है, परंतु सुबह 10:30 बजे ना छूटकर वह अगले दिन 9 बजे छूटती है, अर्थात लगभग 22.5 घंटा विलंब से छूटती है, जिसके कारण परिवादी को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है और रेल विभाग के द्वारा इसके संदर्भ में कोई युक्तियुक्त उत्तर नहीं दिया जाता है। आयोग द्वारा इसे सेवा में कमी माना गया और परिवादी को 500 रुपये का अधिनिर्णय पारित किया गया। एक अन्य वाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंसानिया के वाद में परिवादी की पुत्री कविता हिंसानिया दिल्ली से गुवाहाटी तिनसुकिया एक्सप्रेस में जा रही थी। वह एक डिब्बे के बीच से इंटर कॉरिडोर पैसेज के मध्य से गुजर रही थी। इंटर कॉरिडोर पैसेज में के बीच से वह गिर गई और गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। देखा गया कि इंटर कॉरिडोर के बीच में कोई ग्रिल नहीं लगी हुई थी। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानी और उसके माता पिता को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रुपए अधिनिर्णय पारित किया गया। तीसरा वाद विद्युत सेवा में कमी से संबंधित है। हरियाणा SEB बनाम TR पोल्ट्री फार्म, इसमें परिवादी TR पोल्ट्री फार्म का मालिक होता है और उसने हरियाणा SEB कंपनी से बिजली ली हुई होती है। अचानक ट्रांसफ़र ख़राब हो जाता है और 15 दिन तक के पोल्ट्री फार्म में बिजली चली जाती है। बिजली कंपनी के द्वारा इसे सुधारने का प्रयास भी नहीं किया जाता है, जिसके कारण पोल्ट्री फार्म की 3080 मुर्गियाँ मारी जाती है। पुनः कनेक्शन प्राप्त करने के लिए बिजली कंपनी के द्वारा 12,560 रुपये की मांग की जाती है, जिस पर परिवादी ने आपत्ति के सहित उक्त राशि का भुगतान कर दिया रहता है। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए 12,560 रुपये परिवादी को वापस दिलाए। साथ ही मुर्गी मारे जाने के कारण हुए उसे आर्थिक क्षति के रूप में उसे 75,000 रुपये का अधिनिर्णय उसके पक्ष में पारित किया गया। इस वृहद चर्चा के पश्चात अंततः यह सारांश आता है कि स्थायी लोक अदालत देश की न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक शानदार कदम है और देश भर के समस्त जिलों में इसकी स्थापना करने से न्यायिक प्रणाली में व्यापक एवं सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अतः स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के संबंध में व्यापक जागरूकता लाए जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार अपने प्रकरणों को इसके माध्यम से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा सकें। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त हो सके। इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या अन्य टॉपिक में कोई विधिक जानकारी चाहिए हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।